नमस्कार दोस्तों। आज मैं लेकर आई हूँ स्वाति भटनागर जी की रचना। अगर यह कहानी अच्छी लगे तो प्लीज हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। कमला जी ने हट करते हुए कहा और कुएं के पास मुंडेर पर उदासी होकर बैठ गई। अरे कमला, बस बहुत हो गया। अरे रस्म थी, हंसी मजाक में पूरी कर दी गई। अब तो मान जा, तेरा बेटा किसी और का होने जा रहा है। अब छोड़ दे अपनी हट, सुनीता बुआ जी हंसते हुए कहा। इस तरह हट करेगी तो बाद में रिश्तों में उलझने पैदा होगी, बहू बेटे के बीच भी और तेरे और बेटे बहू के रिश्तों के बीच भी। यह तो एक रस्म है जिसमें माँ अपने बेटे को यह याद दिलाती है कि विवाह के बाद उसे भूल मत जाना, उसे भी वही मान और प्यार देना जैसा हमेशा देता आया है। जेठानी आभा जी ने कहा, रहने दो जीजी, आपका दर्द भी किसी से छुपा नहीं है। आपका बेटा हमेशा सासू जी के अधिकार में रहा, बड़ा होने तक आप यही सुनती रही कि इस पर तो सिर्फ मेरा अधिकार है, आखिर पोता है, इस खानदान का चिराग है। और जब विवाह हो गया तो आपने कितनी आसानी से अपनी बहू को अपना बेटा सौंप दिया। कमला जी ने चिढ़ते हुए कहा। कमला जी की बात सुनकर आभा जी मुस्कुराते हुए बोली, मैंने अपना बेटा नहीं खोया है, बल्कि बेटे के साथ बहू के रूप में बेटी को भी पा लिया है। तुम में यदि इस बात को समझ सको तो खुश रहोगी हमेशा। फिर परिवार की औरतों ने कमला जी को समझा बुझाकर राजी किया। कमला जी के इकलौते बेटे समीर ने अपनी पसंद से दूसरी जाति की नंदिनी से विवाह किया था। पहले तो कमला जी इस विवाह के खिलाफ थी, पर थक हार कर उन्हें अपने बेटे की जिद के आगे झुकना ही पड़ा। और आज सारी रीति रिवाजों से दोनों की शादी की जा रही थी और कहीं उनके मन में डर पैदा हो गया था कि जिंदगी भर तो उनका बेटा उनकी सासू जी के अधिकार में रहा और अब अपनी पसंद से विवाह के बाद कहीं बहू उनके बेटे पर अधिकार न जमा ले। बस यही डर उनके चेहरे पर और दिल पर हावी हो रहा था। और जब विवाह की रस्में, जिसमें दूल्हे की माँ कुएं पर जाकर झूठ मूठ का गुस्सा दिखाती है और कहती है कि बेटा विवाह के बाद तू माँ को भूल मत जाना। बेटा जब वादा करता है कि वह हमेशा अपनी माँ का ख्याल रखेगा और सम्मान देगा तो माँ मानती है। पर इस रस्म को कमला जी ने कुछ ज्यादा ही सीरियसली ले लिया था। नंदिनी भी एक समझदार, शिक्षित, संस्कारी और आज के जमाने की लड़की है। बड़ों का मान और सम्मान करना, आदर देना, पर साथ ही गलत के खिलाफ आवाज उठाना, इन्हीं कायदों पर चलती थी। हंसी खुशी विवाह की सभी रस्मों को संपन्न करते हुए नंदिनी ने गृह प्रवेश किया। जब रस्म के अनुसार अंगूठी ढूंढने वाला खेल शुरू हुआ तो सभी लोग हंसी मजाक कर रहे थे। समीर की रिश्ते की बहनों ने दूध भरी परात में अंगूठी डाली। तीनों चांस में नंदिनी ने ही अंगूठी ढूंढ ली। सभी ने ताली बजाते हुए कहा, अब तो भाभी की ही चलेगी। पूरे रस्म के दौरान कमला जी के चेहरे पर चिंताएं थी और जब उन्होंने यह सुना तो मानो वह घबरा सी गई। ऐसा लगा जैसे उनके दिल के टुकड़े को बहुत सच में छीन लेगी। विवाह के बाद कमला जी पूरी कोशिश करती कि वह अपने बेटे के साथ अधिक से अधिक समय बिताए और नंदिनी को कोई न कोई काम में उलझाए रखती थी। रात को भी 10 बजे से पहले यदि समीर कमरे में पहुंच जाता तो कमला जी किसी न किसी बहाने दरवाजा खटखटा देती। नंदिनी भी समझने लगी थी कि सासू जी अपने बेटे से कुछ ज्यादा ही मोह रखती है। शुरू शुरू में तो नंदिनी ने इन बातों को नजरअंदाज किया, पर धीरे धीरे उसे गुस्सा और बुरा लगने लगा। विवाह के कुछ महीनों बाद रात को समीर ने बताया कि वह कल नई कार ले रहा है। अरे अचानक से, आपने मुझे बताया भी नहीं? नंदिनी ने पूछा। माँ ने नहीं बताया क्या? तुम्हें कल शोरूम में जाना है रंग और मॉडल पसंद करने। ठीक है, मैं तैयार रहूंगी समय पर, नंदिनी ने कहा। पर समीर चुप रहा। अगले दिन नंदिनी जल्दी जल्दी घर का काम खत्म कर रही थी, पर न जाने क्यों कमला जी उसे काम पर काम बताए जा रही थी। बहू आज स्टोर रूम की सफाई कर लेना, मसाले भी धूप में डाल देना, और हाँ,
रसोई घर भी अच्छे से साफ कर देना। यह काम आज ही हो जाने चाहिए। पर अम्मा जी, आज तो कार लेने जाना है। शाम को 4 बजे नंदिनी ने कहा। हाँ, देखते हैं, पहले यह काम खत्म करो, कमला जी ने तुरंत उत्तर दिया। शाम को देखो बहू, अभी प्लम्बर आ रहा है, से बाथरूम के नल ठीक करवा लेना। घर में किसी को तो होना चाहिए। मैं, पापा जी, अभय, देवर और समीर, हम लोग जा रहे हैं। प्लम्बर को कल बुला लेते। अरे नहीं, कल पर नहीं डालना, पता नहीं फिर कब आए। हम आते हैं, कहते हुए कमला जी बाहर निकल गई। नंदनी को बहुत गुस्सा आया। हर बार ऐसा ही होता है, सासू जी हर बार दखल अंदाजी करती है। आखिर पति पत्नी के बीच का रिश्ता विवाह के शुरुआती दिनों में ही बन ही रहा होता है। थोड़ा समय और एक दूसरे के साथ की जरूरत होती है। 6 महीनों के बाद भी ऐसा लग रहा था जैसे प्रेम विवाह के बावजूद भी समीर पहले से कहीं दूर हो गया है। पहले समीर भी एक एक बात साथ में शेयर करता था, भविष्य की योजनाएं बनाता था। आज वह कहीं खो गया है, क्योंकि अब उनके पास बात करने का भी समय नहीं होता। दिन भर घर गृहस्थी में उलझी हुई नंदनी थक हार कर अपने कमरे में आती, तब हमेशा की तरह समीर अपने मम्मी पापा के कमरे में होता, या अपने दोस्तों के साथ, या मोबाइल पर एक दूसरे के साथ बाहर जाना, घूमना फिरना कमला जी की वजह से नहीं हो पाता। घर में कोई भी नई चीज लानी हो तो कमला जी और घर वालों का ही निर्णय माना जाता। कई बार तो नंदनी को यह बात भी बाहर वालों से ही पता चलती। कमला जी की दखल अंदाजी का प्रभाव पति पत्नी के रिश्ते पर भी पड़ रहा था। आज शायद नंदिनी की सहन करने की सीमा भी खत्म हो चुकी थी। शाम के 6 बजने को थे, किसी का फोन नहीं आया। थोड़ी देर बाद समीर का ही फोन आया, तैयार रहना, आज बाहर ही खाना खाना है। यह बात सुनते ही नंदिनी का सारा गुस्सा काफूर हो गया। बड़ी बेसब्री से वह सज धज कर समीर का इंतजार करने लगी। आखिर इतने समय बाद उन दोनों को अकेले बाहर जाने का मौका जो मिल रहा था। शायद समीर ने उसे मनाने के लिए यह सरप्राइज प्लान किया है। नंदिनी मन ही मन ख्वाब देख रही थी, कितने समय बाद आज हम नई कार में लॉन्ग ड्राइव पर जाएंगे, बाहर खाना खाकर आएंगे। वह ख्वाब बुनती रही। नंदिनी समीर का इंतजार कर रही थी। खूबसूरत नीली झिलमिलाती साड़ी में नंदिनी बहुत ही सुंदर लग रही थी। तभी बाहर कार के होने की आवाज आई। देखा तो समीर आया था। अचानक से कार के आगे का दरवाजा खुला और कमला जी उतरी। घर के बाकी लोग कार में नहीं थे। कमला जी घर के अंदर चली गई और समीर नंदिनी के पास आया और बोला, नंदिनी, एक परेशानी आ गई है। कार के लिए पैसे पूरे नहीं हो रहे हैं, 7 लाख की और जरूरत है। क्या तुम अपने अकाउंट से? नंदिनी को कुछ समझ नहीं आया कि वह क्या जवाब दे, पर जब उसने समीर की आंखों में उम्मीद देखी तो बोली, ठीक है, मैं चेक काट दूंगी, चेक बुक ले लेती हूँ। पर कौन सी कार लेनी है, कौन सा मॉडल चाहिए? तुम चेक बुक लेकर आओ और रास्ते में गूगल कर लेना। वैसे भी तुमने कार का मॉडल तो सोच रखा होगा। हाँ, मॉडल तो सोचा हुआ है और रंग हम मेटेलिक ब्लू ही लेंगे, नंदिनी ने उत्साहित होते हुए कहा। थोड़ी देर बाद नंदिनी घर से निकली। जैसे ही कार के पास पहुंची तो देखा आगे वाली सीट पर सासू जी आराम से बैठी हुई थी। नंदिनी ने ठंडे आहें भरी। अक्सर ऐसा ही होता है, कभी ससुर जी तो कभी सासू जी तो कभी देवर तो कभी ननद फ्रंट सीट पर बैठे रहते हैं। कभी मौका ही नहीं मिला समीर के साथ बगल वाली सीट पर बैठकर अकेले घूमने का। नंदिनी चुपचाप पीछे वाली सीट पर जाकर बैठ गई। रास्ते में उसने अपने पापा को भी मैसेज कर दिया कि हम लोग नई कार ले रहे हैं, आप भी आ जाओ। पूरे रास्ते नंदिनी कार के मॉडल और रंग के बारे में बता रही थी। नंदिनी का मायका शोरूम के पास में ही था तो उसके पापा ऑटो में बैठकर आ गए। पर नंदिनी के पिता को देखकर नंदिनी के ससुराल वालों के चेहरे के रंग उड़ गए। समीर भी कुछ उखड़ा उखड़ा नजर आया। शायद अपने ससुर जी के सामने पत्नी से चेक लेना उसे गवारा न था। कार के शोरूम में नंदिनी ने चेक काटा।
अचानक से नंदनी को लगा जैसे उसके साथ धोखा हुआ है। कार का मॉडल और रंग पहले से ही सभी लोगों ने मिलजुल कर तय किया था, बस रुपए 1000 एडवांस के दे चुके थे। फिर क्यों झूठ बोला? मुझसे क्या सिर्फ चेक लेने की वजह से? नंदनी ने मन ही मन सोचा। कार की चाबी शोरूम के मैनेजर ने समीर और उसके माता पिता को दी। सभी ने कार के साथ फोटो खिंचवाई। नंदनी अपने पिता के साथ एक कोने में खड़ी थी, खुद को बहुत ही अलग पराया महसूस कर रही थी। फिर सभी लोग कार में बैठने लगे। समीर के साथ उसके पिता आगे की सीट पर बैठे और पीछे की सीट पर कमला जी और देवर समीर बैठ गए। नंदनी खुद को बहुत ही अपमानित महसूस कर रही थी कि उसके पिता को ससुराल वालों की तरफ से बिल्कुल भी अहमियत नहीं मिल रही थी। ऊपर से इतना बड़ा धोखा जो हुआ था। नंदनी ने समीर से कहा, समीर पापा को भी मंदिर लेकर चलना है और लौटते हुए उन्हें घर ड्रॉप कर देना। नहीं नहीं नंदनी, तुम लोग जाओ, मैं ऑटो से घर चला जाऊंगा। नंदनी के पिता मोहन जी ने विनम्रता से कहा। नहीं पापा, आप हमारे साथ आइए, कहते हुए नंदनी ने समीर की ओर देखा। समीर ने सिर हिलाकर सहमति दे दी, पर एक बार भी अपने ससुर जी को खुद से चलकर कुछ नहीं कहा। नंदनी के पिता मोहन जी कार के दरवाजे पर खड़े रह गए, क्योंकि पीछे कमला जी बैठी थी। नंदनी खुद ही अपनी सासू जी के बगल में बैठ गई और फिर उसके पिता बैठ गए। रास्ते और मंदिर में पूजा के समय नंदनी ने खुद को अलग थलग महसूस किया। समीर भी अपने ससुर जी की तरफ ध्यान नहीं दे रहा था। मोहन जी अपने घर उतर गए। फिर सभी लोग एक होटल में खाना खाने रुके। नंदनी का मन भर चुका था। होटल में सभी ने अपनी पसंद का खाना मंगवाया। हमेशा की तरह नंदनी की पसंद के बारे में किसी ने नहीं पूछा। नंदनी खुद को छला हुआ महसूस कर रही थी। कार लेने के लिए पैसे चाहिए थे तो कितने प्यार से उसे कार के शोरूम तक ले गए। नंदनी ने मन ही मन एक सबक लिया और सीख ली। आइंदा मैं अपने कमाए हुए पैसों को ऐसे लोगों के लिए जाया नहीं करेगी जिससे उसकी कदर नहीं है। जहाँ बहू को सिर्फ पैसों के लिए पूछा जाता है। सबसे ज्यादा दुख नंदिनी को अपने पति की वजह से हो रहा था। एक पत्नी अपने जीवन साथी से एक ऐसे धोखे की उम्मीद नहीं करती। कम से कम पति और पत्नी के बीच का रिश्ता भरोसा और विश्वास पर टिका होता है, पर अब टूट चुका था। के बाद नंदिनी ने अपने पति और ससुराल वालों से अपेक्षा कर रखना छोड़ दिया। धीरे धीरे कमला देवी नंदिनी का उदासीन रवैया देखकर निश्चिंत हो गई कि अब उनकी बहू उनका बेटा नहीं छीनेगी। नंदिनी ने अपनी जॉब वापस से शुरू कर दी और घर पर काम करने के लिए एक बाई लगवा दी और सासू माँ को बोल दिया कि अब से कोई एक्स्ट्रा काम हो तो वो भी आप करवा सकते हैं। बाई को पैसों मैं दूंगी, आप चिंता मत करना। नंदिनी जब ऑफिस के लिए निकलने लगी तो उसने कार की चाबी टेबल से ली और कार लेकर निकल गई ऑफिस। सासू माँ कमला जी कुछ बोलती, पर नंदिनी ने सोच लिया था कि अब बस बहुत हो चुका है। थोड़ी देर बाद नंदिनी का देवर अभय कार की दूसरी चाबी अपनी उंगली में घुमाता हुआ बाहर निकला और देखा कि कार तो घर पे है ही नहीं। अभय चिल्लाने लगा, माँ, मैंने भैया को पहले ही कहा था आज कार मैं लेके जाऊंगा, फिर क्यों ले गए? कमला जी ने सारी बात बताई तो अभय कुछ न बोला। नंदिनी जब घर आई तो उसने समीर को साफ कह दिया कि तुमने इतना बड़ा धोखा क्यों किया मेरे साथ? पहले तो ऐसे नहीं थे तुम, ऐसा ही करना था तो शादी ही क्यों की तुमने मुझसे? मुझे अब तुम्हारे साथ नहीं रहना, और हाँ, ये कार मेरी है, तुम्हारी नहीं। समीर चुपचाप सब सुन रहा था और नंदिनी को देखे जा रहा था। नंदिनी को इतने गुस्से में उसने पहली बार देखा था। समीर ने नंदिनी को कस के गले से लगा लिया और हर एक बात जो शादी के बाद हुई, उसके साथ जो भी व्यवहार किया गया, उसके लिए समीर ने माफी मांगी। और अब समीर भी अपनी माँ और बीवी के प्यार को अच्छे से समझने लगा। तो समीर तराजू के दोनों पलड़ों को बराबर लेकर चलने लगा था।